हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है, उसका ओरिजिन कैसे होता है, उससे रिलेटेड लॉज कौन से हैं और उसके बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मुझे किसी भी पॉइंट पे पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग एंड सेशन में क्वेश्चन आंसर राउंड जरूर करेंगे। ओके गाइस, शुरू करते हैं। ओके, शुरू से शुरू करते हैं। बेसिकली हम लोग इस ट्रेनिंग में कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट करने का प्रोसीजर डिस्कस करेंगे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे ड्राफ्ट हो सकता है, उसमें कौन सी चीज एलिमेंट्स है जिसको हमें स्पेशली ध्यान देना होता है एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते हुए। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन होता है सेक्शन 2H में, जिसके हिसाब से एक कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। और एक एग्रीमेंट क्या होता है अंडर सेक्शन 2E? जब एक प्रॉमिस में कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो। प्रॉमिस क्या होता है? जब बेसिकली कोई इंसान किसी को प्रपोजल दे या ऑफर करे और दूसरा एक्सेप्ट करे तो प्रॉमिस बनता है, और प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन ऐड होता है तो वो एग्रीमेंट बनता है। इस चीज को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे यहाँ। यहाँ पे एक प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे इसको हमने समझा है कि सबसे पहले एक ऑफर आता है। ए ने बी को ऑफर किया कि मुझे तुम्हारा घोड़ा खरीदना है। ठीक है, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो वो वहां से एक प्रॉमिस क्रिएट हुआ। प्रॉमिस क्रिएट हुआ तो वहां से फिर उसके बाद उसमें अगर कंसिडरेशन ऐड आ गया, यानी ए ने घोड़े खरीदने के लिए जो ऑफर किया, बी ने बोला मैं इतने रुपए का घोड़ा बेचूंगा, तो जो रुपए उसने बताया वो कंसिडरेशन हो गया बी के लिए। तो वो प्रॉमिस से बन गया एग्रीमेंट। और जब वो एग्रीमेंट एक कुछ सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एलिमेंट्स को फुलफिल करता है तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, तब उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसके इसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? पहली चीज, ऑफर। ऑफर शुड बी वैलिड, एडिक्वेट एंड लीगल। ठीक है, प्रॉपरली कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ है तो वो एक प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं क्रिएट हो सकता। फिर उस ऑफर को जब कम्युनिकेट कर दिया, एब्सोल्यूट है सब है, तब उसको प्रॉपरली एक्सेप्ट भी किया जाना चाहिए। इसका एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। दोनों पार्टी की कंसेंट फ्री होनी चाहिए, कोएर्शन नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, सब कुछ यानी बंदे को पता होना चाहिए कि वो क्या करने जा रहा है, क्यों करने जा रहा है। इधर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन वैलिड होना चाहिए कि इतना अमाउंट हम देंगे, और वो कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए। और हाँ, हम लोग उसी एग्रीमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारा कंसिडरेशन है वो हम होल में देंगे, पार्शली देंगे, अब पास्ट में दे चुके हैं या फ्यूचर में देंगे। ये सब चीजें हम लोगों को क्लियरली मेंशन करना होता है। म्यूचुअल कंसेंट, यानी अगर ए बी का घोड़ा खरीदना चाहता है और बी के पास दो घोड़े हैं, तो वो कौन सा घोड़ा खरीदना चाह रहा है? अगर व्हाइट और ब्लैक घोड़ा है तो वो क्या सिर्फ व्हाइट खरीदना चाह रहा है और बी क्या ब्लैक बेचना चाह रहा है? दोनों को क्लियर होना चाहिए कि दोनों किस चीज को लेके बात कर रहे हैं, किस घोड़े को ए खरीदना चाह रहा है और उस क्या उसी घोड़े को बी बेचना चाह रहा है। ये क्लियर होना चाहिए। म्यूचुअल कंसेंट कहते हैं कि दोनों का आइडिया सेम हो, उस चीज को म्यूचुअल कंसेंट बोलते हैं। दोनों पार्टीज का कंसेंट म्यूचुअल हो, यानी दोनों को मालूम हो कि वो जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके सारे टर्म एंड कंडीशन दोनों को इक्वली क्लियरली पता हो। लीगल ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्ट्रैक्ट का वो लीगल होना चाहिए। यानी अगर एक घोड़ा बेचने का सेल डीड बन रही है तो लीगल होनी चाहिए। कोई भी इलीगल एक्टिविटी और अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट है तो वो ऑब्वियसली इलीगल है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करेगा। वैलिड ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन जो है जैसे कि यहाँ पे घोड़ा ट्रांसफर करने की बात की जा रही है, उस टाइप का अगर ऑब्लिगेशन है तो वो वैलिड है। अगर कोई इनवैलिड ऑब्लिगेशन है, जैसे कि कोई इलीगल एक्टिविटी है जो एज ऑब्लिगेशन बोली जा रही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं रहेगा। लीगल रिलेशनशिप, एक कॉन्ट्रैक्ट को दोनों पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट पार्टी, सारी पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। मेंटली कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, मेंटली साउंड होनी चाहिए, अनसाउंड नहीं होनी चाहिए, और एज में मेजोरिटी क्रॉस करी, वो लीगली मेजोरिटी अटेन कर चुकी हो। ये जरूरी है। और जो मेन परफॉर्मेंस है वो पॉसिबल होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। अगर वो इम्पॉसिबल है करना तो वो एग्री कॉन्ट्रैक्ट पहले ही वॉइड है।
नॉट टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड, यानी किसी भी लीगल लॉ में, किसी भी लॉ में वो जो पॉइंट हम लोग डिस्कस, जो ऑब्जेक्टिव है एग्रीमेंट का, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो वॉइड वॉइड नहीं घोषित होना चाहिए, वो हर लॉ के हिसाब से वैलिड होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गुड कॉन्ट्रैक्ट के? तो उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, यानी वो क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई एक लाइन एक से ज्यादा मतलब ना निकालती हो, बहुत क्लियर एक्यूरेट होनी चाहिए। एज सेड एक्यूरेट, सारे पॉइंट, सारे फैक्ट क्लियरली एक्यूरेट होने चाहिए। इवन अगर आप उसमें मेंशन कर रहे हो कि ए बी से घोड़ा लेना चाहता है, तो कौन सा घोड़ा, उस घोड़े का कलर क्या है, नाम क्या है, कब पैदा हुआ है, ये सब चीजें प्रॉपरली एक्यूरेटली मेंशन होना चाहिए। पार्टीज का नाम, पार्टीज के रिगार्डिंग एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। प्रिसाइज, यानी जितनी डिटेल हो उतना अच्छा उसमें मेंशन, क्लियरली मेंशन करना चाहिए। एज ए कोड गोज, डेविल लाइज इन द डिटेल। सो हमारे हमें प्रिसाइज होना चाहिए डिटेल के रिगार्डिंग। सारी रेलेवेंट चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए, जो भी रेलेवेंट चीजें हैं सब एज इट इज मेंशन होनी चाहिए। इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्जेक्टिव से कुछ भी इररेलेवेंट मेंशन नहीं होना चाहिए, सब कुछ रेलेवेंट होना चाहिए। इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ये नहीं कि कोई इंसान समझ ही नहीं पा रहा है, इतना कंफ्यूजिंग है, इतना आपने बहुत अच्छे से टेक्निकल टर्म्स यूज कर लिए, जार्गन यूज कर लिए, क्लीशेज यूज कर लिए, नहीं। आपको सिंपली एक सिंपल वे में एग्रीमेंट बनाना है कि एक केव पर्सन, एक बेसिक जो पार्टी है वो भी अंडरस्टैंड कर सके बगैर किसी एडवोकेट की कंसल्टेशन के। और कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए, अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो फ्यूचर में लीगल इश्यूज उससे अराइज होना बहुत ऑब्वियस चीज है। अब कॉम्पिटेंट पार्टी क्या होता है? कॉम्पिटेंट पार्टी में आप उसकी पर्सन की एज, उसके फादर का नाम, अगर पार्टी है तो उसका एड्रेस, या अगर पर्सन है तो ये सब चीजें मेंशन करोगे। वहीं पे अगर आप बात करते हो, अगर आप बात करते हो वो कंपनी की, तो अगर कंपनी या कोई सेपरेट कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी है तो उस सिनेरियो में आप उस चीज को भी क्लियरली मेंशन करोगे, उसका नाम, किस डेट को। ओके, अब कॉम्पिटेंट पार्टी क्या होती है? कॉम्पिटेंट पार्टी जैसे हमने डिस्कस किया, कोई भी पार्टी जो कि अपनी एज ऑफ मेजोरिटी क्रॉस कर चुका है, वो और साउंड पर्सन है, उस पार्टी को जब भी हम एक एग्रीमेंट शुरू करते हैं तो किस वे में शुरू करते हैं? सबसे पहले आप एग्रीमेंट का नाम लिखते हो, एक कॉपी में अपने लिखते चलना, बीच में एग्रीमेंट का नाम लिखते हो। अब चाहे वो सेल डीड हो, पार्टनरशिप डीड हो, जैसे हम लोग एग्जांपल में यहाँ पे पार्टनरशिप डीड देख रहे हैं, पार्टनरशिप डीड हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उसमें आप पहले उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखते हो, फिर उसके बाद आप दोनों पार्टीज के नाम लिखते हो। अब जैसे यहाँ इस सिनेरियो में, और हाँ, कॉम्पिटेंट पार्टी जरूरी ह्यूमन ही हो, कई बार वो कंपनीज भी हो सकती हैं, क्योंकि कंपनी भी लीगल पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती है, पजेस करती है, तो उनकी सेपरेट लीगल एक एंटिटी होती है। तो अगर कंपनी है तो आप कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दोगे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दोगे, और उसके साथ उसका एक रिप्रेजेंटेटिव कंपनी का साइन करेगा, उस रिप्रेजेंटेटिव के बारे में भी इंफॉर्मेशन दोगे। और जो दूसरी पार्टी है उसके बारे में उसके पिता का नाम, उसकी उम्र और उसका एड्रेस मेंशन करोगे, और अगर आधार कार्ड का नंबर आप मेंशन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। कोई भी ऐसी चीज जो उसकी आइडेंटिटी एब्सोल्यूट करे, कि कभी भी कोई भी इस एग्रीमेंट को पढ़े तो समझ जाए कि इसमें जो पार्टी है वो कौन है। इसमें आप पहले ये जो मैंने वो कटआउट लगाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बेसिकली पार्टी के बारे में, अब जैसे कोई आप किसी का नाम लिखना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे राहुल शर्मा, सन ऑफ सन ऑफ विवेक शर्मा, एड्रेस लाजपत नगर लखनऊ लिख दो, एंड कुछ भी ऐसे एक वे में आप पूरा उसका एड्रेस डिफाइन करोगे, फिर अगर चाहो तो उसका आधार कार्ड भी डिफाइन करोगे, फिर नीचे लिखोगे हेयर एंड कॉल्ड द पार्टनर, या फिर फर्स्ट पार्टी ऑफ दिस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, फिर एंड लिख के दूसरी पार्टी, इस एग्रीमेंट के अंदर कंपनी की बात की जा रही है, आप चाहो तो कंपनी की जगह कुछ और भी दूसरी पार्टी का नाम लिख सकते हो, दूसरे पार्टनर का नाम लिख सकते Sir, हो, please वो change सब the चीजें आप slide. मेंशन कर सकते हो। या Sir, please change the slide. Is not showing. किसी और को स्लाइड नहीं दिख रही है? Sir, no, sir, the slide is not visible. The first slide is visible. ओके, कॉम्पिटेंट पार्टी वाली स्लाइड दिख रही है, दूसरी स्लाइड दिख रही है? Sir, So the first first one slide page visible. content drafting training only. ओके, स्लाइड चेंज तो क्या लगता है शेयरिंग में इशू है, एक सेकंड।
आप दिख रहा है? Yes, sir. ओके, फिर एक बार आप ये फिर से समझाता हूँ। जैसे कॉम्पिटेंट पार्टी की बात की जा रही है, तो उसमें उसका नाम डिफाइन किया जाएगा, उसके फादर का नाम डिफाइन किया जाएगा, उसका एज और उसकी एड्रेस, और अगर आप चाहो तो उसका आधार नंबर या कोई भी वो जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर है वो भी चाहो तो आप डिफाइन कर सकते हो। और अगर उसमें आप किसी कंपनी की बात कर रहे हो, कंपनी या कोई भी लीगल पर्सन, जैसे लीगल एंटिटी होल्ड करने वाले अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको मेंशन करो, तो उसका नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस और उसका एक रिप्रेजेंटेटिव का सिग्नेचर भी रहेगा, तो उसका भी नाम, ये सब चीज आप मेंशन करोगे। और उसके नीचे फर्स्ट पार्टी के नीचे लिखोगे हेयर इन आफ्टर कॉल्ड द फर्स्ट पार्टी ऑफ दिस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया इतना? Yes, sir. ठीक है, बाकी इसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे सर पर्सनली मैसेज कर सकते। हाँ, सर कंपनी वाला जो आपने बताया है वो मुझे नहीं समझ में आया कॉम्पिटेंट पार्टी में। ओके, अब समझो। कॉम्पिटेंट पार्टी में, अब जैसा आपने अभी कहा कि कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा, तो कंपनी एक लीगल सेपरेट एंटिटी होल्ड करती है, राइट? यानी वो अपने आप में लॉ की नजरों में खुद एक इंसान है। ठीक है, तो जब वो खुद इंसान है तो उसके पास राइट है वो केस करने का भी, उस पे केस होने का भी, एग्रीमेंट में एंटर करने का, खुद कंप्लेन फाइल करने का, बहुत से राइट्स होते हैं जो कि एक कॉम्पिटेंट कंपनी के पास होते हैं। ओके, सिमिलरली इस सिनेरियो में जैसे एक एग्रीमेंट की बात की जाए, तो एग्रीमेंट में कई बार एक फॉर एग्जांपल आप एक सामान नेस्कैफे को बेचना चाहते हो। ठीक है, नेस्कैफे ले लो या फिर लॉकर, हमारी जो फर्म है उसका नाम ले लो, आप उसको कुछ बेचना चाहते हो, तब आप उसमें एक पर्सन से एग्रीमेंट में नहीं आओगे, आप नेस्कैफे या फिर लॉकरन से ही एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होगे। तो जब आपका एग्रीमेंट ड्राफ्ट होगा तो उसमें सेकंड पार्टी या फर्स्ट पार्टी के नाम पे कंपनी का नाम, कि वो किस प्रोविजन या किस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, और अगर उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे कंपनीज के केस में सीआईएन होता है, कुछ अलग अलग टाइप के रजिस्ट्रेशन नंबर्स होते हैं, अगर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो भी उसमें मेंशन करोगे, ताकि फ्यूचर में कभी भी उस कंपनी या फर्म को अगर लोकेट करना चाहें तो इजीली लोकेट किया जा सके। ओके, तो सारी डिटेल इधर मेंशन की ओके सर। जाएंगी। फिर उसके बाद आता है कि एक एग्रीमेंट जो होता है वो कैपेबल होना चाहिए एक लीगल रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। तो जब आप दोनों पार्टी डिफाइन कर लेते हो तो उसके बाद आप उसका लीगल रिलेशनशिप बताते हो कि उन दोनों के बीच क्या लीगल रिलेशनशिप है। अब जो आपके सामने स्लाइड में आपको स्लाइड दिख रही है लीगल रिलेशनशिप की, Yes, sir. यस सर। अब इसमें आप देख रहे होगे कि पार्टीज के रिलेशनशिप को समझाया जा रहा है कि इधर दोनों पार्टीज पार्टनरशिप में वर्क करेंगी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में। जस्ट इन केस अगर दोनों पार्टी ये सेल डीड होती पार्टनरशिप डीड की जगह, तो यहाँ पे लिखा जाता है कि फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट will be first part is selling this object to second part of the contract या सेकंड पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी बेसिकली सेल डीड की जब बात की जाएगी तो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे कि दोनों, एक पार्टी दूसरे पार्टी को ये सामान सामान को डिस्क्राइब करते हैं, सामान दूसरी पार्टी को सेल कर रही है। ये एक रिलेशनशिप डिफाइन करता है कि इस एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज के बीच कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है, कोई डाउट? No, sir. ओके, अब जैसे इसमें लास्ट लाइन आप पढ़ रहे हो कि अब जैसे पार्टनरशिप फर्म के बारे में, पार्टनरशिप डीड आपको बनानी है, तो पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए जब आप दोनों पार्टी का रिलेशनशिप डिफाइन करोगे तो पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होगा वो भी यहीं पे मेंशन करोगे। ठीक है, और अगर यहीं पे मर्जर या एक्विजिशन का एग्रीमेंट बन रहा है तो वहां पे भी दोनों पार्टीज का आप इधर ही डिफाइन करोगे कि आगे मर्जर के बाद इस बिजनेस का नाम क्या रहेगा, क्योंकि मर्जर में अगर आप जानो तो दोनों दो कंपनीज आपस में जुड़ के काम करती हैं। ठीक है, तो जब जुड़ जाएंगे तो उसका नाम क्या होगा और वो कैसे, उसके क्या टर्म्स होंगे काम करने के, ये आप रिलेशनशिप यहाँ पे समझाओगे। आगे जो टर्म्स हम डिस्कस करेंगे वो अलग होंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे जो बेसिक रिलेशनशिप से रिलेटेड बातें होंगी वो इस पैरा में आप समझा दोगे। ओके,
फिर अब आता है लीगल ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको बताया था जब इसेंशियल्स में सेक्शन 10 के अंदर जो इसेंशियल्स बताए गए हैं, उन इसेंशियल्स में आपने लीगल ऑब्जेक्ट भी पढ़ा होगा, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया। यहाँ पे लीगल ऑब्जेक्ट है, यानी जो एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव हम लोग अपने एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप डीड में हम लोग बताएंगे कि इस एग्रीमेंट को इस दिन से ये शुरू होगा, इस दिन के बाद से एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है, तब यानी ये हम लोग उसमें इफेक्टिव डेट बता देंगे। और उसके बाद हम बताएंगे कि ये हमारा एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर रहा है। जबकि सेल्स के केस में हम लोग ये समझ बताएंगे कि इस डेट में ये एग्रीमेंट इन्फोर्स होता है, इस डेट के बाद ये प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी इनको सेल की जा रही है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव होगा एग्रीमेंट का वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। और हाँ, ये चीज याद रखना कि जैसे अभी हम लोग रिलेशनशिप की बात कर रहे थे तो वेयर एज से शुरू करते हैं, लेकिन जब बात आती है टर्म एंड कंडीशंस की, तब हम लोग उसमें दैट द करके लिखा जाता है। ठीक है, जैसा आपने पहला पॉइंट लिख दिया, द पार्टनरशिप शैल कम इनटू फोर्स, या पार्टनरशिप है, हो सकता है आप सेल डीड बना रहे हो तो सेल शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, ऐसे करके आप जब मेंशन कर दोगे उसके बाद जितने भी पॉइंट्स लिखोगे दैट द करके लिखोगे। ओके, अब जहां आपने लीगल ऑब्जेक्टिव बता दिया, रिलेशन बता दिया, अब लीगल रिलेशन में, हर लीगल रिलेशन में कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं। ये एग्रीमेंट दोनों पार्टीज की जो ऑब्लिगेशन है उसको आप डिफाइन करोगे आगे जाके। ठीक है, उसमें आप डिफाइन करोगे कि दोनों पार्टीज की जो बेसिक ऑब्लिगेशन है, जैसे पार्टनरशिप डीड में कोई सेल्स का काम करेगा, कोई मार्केटिंग का काम करेगा, ये सब चीजें आप डिफाइन कर दोगे। अगर से और वहीं पर अगर सेल्स डीड की बात है तो आप ये डिफाइन करोगे कि कितने तारीख के बाद पोजीशन दे दिया जाएगा, कितना अमाउंट अभी दिया जाएगा, कितना अमाउंट बाद में दिया जाएगा। ये चीज आप कंसिडरेशन में ही बता सकते हो, लेकिन कंसिडरेशन पे करना भी एक टाइप का ऑब्लिगेशन होता है, तो उसमें भी आप बता सकते हो। ओके, फिर लीगल राइट्स एंड कंसिडरेशन। कभी भी एक एग्रीमेंट बनता है तो उसमें कई बार लीगल राइट्स भी मिलते हैं हमें, जो एक्चुअली कंसिडरेशन का पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जिस एग्रीमेंट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे एक पार्टनर को सैलरी देने की बात की जा रही है, 2,500 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी। ओके, अब पॉइंट है, अब ये सैलरी उसके लीगल राइट भी क्रिएट करता है कि राइट टू सैलरी, वो कभी अगर उसको सैलरी नहीं मिली तो वो उस राइट को क्लेम कर सकता है। बट ये वहीं पे उसका कंसिडरेशन भी है, क्योंकि 2,500 रुपये जो उसको मिल रहे हैं ये उसका एक टाइप का कंसिडरेशन भी है, साथ ही साथ ये एक लीगल राइट भी उसके लिए क्रिएट कर रहा है यही एग्रीमेंट। ओके, अब सेल डीड में अगर इसका एग्जांपल लिया जाए, तो सेल डीड में जब एक एग्रीमेंट बनता है तो उसमें हम लोग ये बताते हैं कि हो सकता है जैसे हम एक घर खरीदने की बात कर रहे हैं, तो इतना अमाउंट आप पहले देंगे, इतना अमाउंट आपको ईएमआई में देना है, इतना अमाउंट आप वो आखिर में देंगे, इतना इंटरेस्ट लगेगा। ये सारी चीजें लीगल राइट्स जो घर बेच रहा है उसको मिलेंगी कि उसको अमाउंट में इंटरेस्ट मिलेगा, ईएमआई जो पे करेगा, और जो घर मिलेगा, घर पे पोजेशन वो सेकंड पार्टी का लीगल राइट होगा। तो ये लीगल राइट जो क्रिएट करता है एग्रीमेंट, वो सब चीजें क्लियरली मेंशन होना चाहिए एब्सोल्यूट वे में। उसमें अगर कोई भी एम्बिग्युइटी या कंफ्यूजन होता है तो वो आगे लीगल इश्यूज क्रिएट कर सकता है। फिर आते हैं लीगल ड्यूटीज। सेकंड, लीगल ड्यूटीज बेसिकली लीगल राइट का ही एक तरह से अल्टरनेटिव है, जिसमें हम बताते हैं कि दोनों पार्टी को एक दूसरे को लीगल ड्यूटीज जो है कि हम लोगों को क्या करना है, कैसे काम करना है, वो सारी जो ड्यूटीज इस एग्रीमेंट से रेज होकर आ रही हैं, वो सारी ड्यूटीज हमको इसमें मेंशन करना होता है अपने एग्रीमेंट में, कि पार्टी ए की कौन कौन सी ड्यूटीज है जिसको पार्टी को प्रॉपरली फुलफिल करना है, और पार्टी बी की कौन कौन सी ड्यूटीज है जो उसको फुलफिल करना है। यहाँ तक में कोई डाउट है? नो सर। यहाँ तक समझ में आया सबको सिंपली? यस सर। Yes, sir. और आप लोग पॉइंट्स पॉइंट्स लिखते चल रहे हो? यस सर। Sir. लिखते चलो, क्योंकि आज इसके बाद जब आपको एग्रीमेंट बनाना होगा तो आपको आसानी होगी अगर आप ये सारे पॉइंट्स समझोगे तो। अब उसके सर बाद पीपीटी आती है आप हाँ बताओ। सर पीपीटी लास्ट में सेंड करेंगे आप? मैं आपको एग्रीमेंट का फॉर्मेट सेंड कर दूंगा, पीपीटी आपको चाहिए होगी तो इसका हम लोग वीडियो यूट्यूब पे डालने का सोच रहे हैं, अगर डलेगा तो आप उधर देख सकते हो कभी भी। ओके सर।
ठीक है। आप देखो हर एग्रीमेंट में एक एग्जिट पॉलिसी होती है। एग्जिट पॉलिसी का मतलब होता है कि आप अगर एग्रीमेंट में आ तो गए, कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, आपने एक लीगल रिलेशनशिप बना ली, हर लीगल रिलेशनशिप में एक एग्जिट का पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे आप, वैसे तो हर रिलेशनशिप को, जैसे शादी में डिवोर्स हो गया, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, वैसे ही हर एग्रीमेंट में एक एग्जिट पॉलिसी भी होती है। ठीक है, ताकि कोई फंस के ना रह जाए। अब जैसे एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स होते हैं, वहां पे एग्जिट पॉलिसी में लोग मेंशन करते थे कि आपको इतना अमाउंट दे के जाना पड़ेगा, 2 वीक नोटिस देना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो इस टाइप के एग्जिट पॉलिसीज होते हैं। इसका मतलब है कि आप एग्रीमेंट, जो हमारा एग्रीमेंट का टेन्योर है, अगर आप उससे पहले निकलना चाहते हो तो आप क्या करोगे। अब कुछ सिनेरियो में ऐसा होता है कि आप कुछ वीक पहले नोटिस कर दो। जब पार्टनरशिप की बात की जाती है तो आपको एक नोटिस बस दूसरी पार्टी को देना है, और अगर जितनी आपकी लाइबिलिटीज हैं, जो वो सब है, वो सब पे ऑफ करना है। जॉब के केस में आपने अगर ट्रेनिंग ली है तो उस ट्रेनिंग का जो एक्सपेंस है वो आपको देना है। कई जगहों पे एग्रीमेंट में आपने देखा होगा कि वो लोग मेंशन करा देते हैं कि आपको इतना रुपए देना ही देना है अगर आप 10 ईयर से पहले जॉब छोड़ रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप कभी भी जॉब छोड़ो, आपको सिर्फ अपना ट्रेनिंग एक्सपेंस देना होता है। ठीक है। तो ये बेसिक प्रोविजन में एग्जिट पॉलिसी हर एग्रीमेंट में होता ही होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सही से लिखा हो तो आगे कोई भी लीगल इशू अराइज नहीं होता। और अगर लीगल इशू अराइज हो तो ये एग्रीमेंट में एग्जिट पॉलिसी बहुत बेनिफिट देता है। ठीक है। अब जब एग्जिट पॉलिसी तक बात आ गई, निकलने की बात आ गई, या कोई ऑब्लिगेशन है जो किसी पार्टी ने वो अपना पूरा नहीं किया, तो उस सिनेरियो में एक आर्बिट्रेशन पॉलिसी की बात आती है। एक आर्बिट्रेशन पॉलिसी, क्योंकि अगर हम लोग सीधे सीधे कोर्ट चले गए, ठीक है, तो कोर्ट में जाने का मतलब है कि आपका लंबा टाइम जाएगा, उसमें एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। और जब आप बिजनेस कर रहे हो, किसी भी टाइप का ऑपरेशन कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि जल्द से जल्द मामला सॉर्ट हो, इसमें इतना लंबा ना जाए कि हमें कोर्ट में जाके डेट, तारीख पे तारीख लेनी पड़े, ये सब हो। तो उसके लिए हम लोग एक आर्बिट्रेशन प्रोविजन डाल देते हैं। आर्बिट्रेशन प्रोविजन में बेसिकली हम लोग ये बोलते हैं कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो इस चीज का आर्बिट्रेशन हम लोग इस जगह पे करेंगे। आर्बिट्रेशन यानी आउट ऑफ कोर्ट हम लोग इस चीज को सेटल करेंगे इसमें, ताकि ज्यादा टाइम ना जाए, ज्यादा एक्सपेंस ना जाए, और जल्दी जल्दी मामला सॉर्ट हो जाए। ठीक है। और इसी के साथ हम लोग जुरिस्डिक्शन भी बताते हैं कि हमारा जो एग्रीमेंट है ये किस जुरिस्डिक्शन में आता है, किस कंट्री या किस स्टेट में हमारा ये डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा। क्योंकि अगर ये आप डिफाइन नहीं करोगे तो जिस इंसान को इश्यू है वो वहां पे केस फाइल करेगा, आपको वहां जाना पड़ेगा। अब इसको इस तरीके से लो, जैसे आपकी एक कंपनी है या फिर आप एक पार्टनरशिप फर्म हो, आपने हर जगह से सेल डीड साइन कर रखी है कि आप उधर से सामान खरीदो, परचेज डीड करो, उधर से साइन करोगे, उधर से सामान ले रहे हो, उधर से सामान ले रहे हो। अब अगर उसमें अगर किसी को कोई इश्यू हुआ है तो कोई आपको जम्मू में केस आपके अगेंस्ट फाइल कर रहा है, कोई आपके अगेंस्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए आपको दिल्ली बुला रहा है, कोई आपको लखनऊ बुला रहा है, कोई आपको कहीं श्रीनगर बुला रहा है। तो इन इतना आपको केसेस या इशू डिस्प्यूट ना झेलना पड़ेगा अगर आपको इस टाइप का एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन एंड जुरिस्डिक्शन प्रोविजन डालते हो। तो वो चीज आपको क्लियर होता है कि आपके जितने भी रेलेवेंट इश्यूज होंगे, जो डिस्प्यूट होंगे, उनके रेजोल्यूशन के लिए सबको आपके पास आना पड़ेगा इस जगह पे। ठीक है। सर आर्बिट्रेशन पॉलिसी एक बार और बता दीजिए। बिल्कुल। अच्छा देखिए, आर्बिट्रेशन है, मैं आपको समझाता हूँ आर्बिट्रेशन होता क्या है। बेसिकली जब कई बार हम लोग देखते हैं, एडीआर आप लोगों ने भी सुना होगा, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है, जब होता है डिस्प्यूट्स होते हैं तो हर बार अगर हम कोर्ट जाएंगे, पहली चीज इंडियन कोर्ट में इतने सारे केसेस है कि अगर आप कोर्ट जाते हो तो बहुत डिले होता है, और बहुत एक्सर्शन, बहुत एक्सपेंसिव वो प्रोसीजर जाता है। तो इसलिए एडीआर के अंडर एक आर्बिट्रेशन का हाँ, प्रोविजन है, अरे वो जिसमें आप देखिए यूट्यूब से वैसे बनाएंगे, तीन सीटी आ जाए बंद कर दीजिएगा, फिर उसके बाद वो करेंगे। ओके, 3 सीटी के बाद बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। आर्बिट्रेशन में बेसिकली हम लोग पहले से ही अपनी पार्टी से ये बात बोल देते कि भाई देखो, अगर कल कोई दिक्कत हुई, कल कोई डिस्प्यूट हुआ, तो हम लोग कोर्ट नहीं जाएंगे, हम लोग आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल कर लेंगे। इससे ये फायदा रहेगा कि हम दोनों का खर्चा नहीं होगा, हम दोनों का बेनिफिट होगा। दूसरा फायदा होगा कि हम लोगों का जितना भी पंगा है आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाएगा। दोनों का फायदा देख के एक आर्बिट्रेटर को हायर करेंगे, और आर्बिट्रेटर के आगे अपनी अपनी बात रखेंगे, और वो हमारा वो जो जजमेंट देगा उसको हम लोग मान लेंगे। इस वे में एक आर्बिट्रेशन प्रोविजन हम लोग अपने एग्रीमेंट्स में डाल देते हैं। ठीक है, ये आर्बिट्रेशन पॉलिसी होगी। इसमें हम लोग सीधे सीधे यही बोलते हैं कि कभी भी डिस्प्यूट हुई तो हम लोग पहले आर्बिट्रेशन ऑप्ट करेंगे लीगल
कोर्ट जाने की जगह पहले आर्बिट्रेशन को हम लोग प्रायोरिटी देंगे, ताकि दोनों के एक्सपेंसेस बचे, दोनों का टाइम बचे। फिर आता है जुरिस्डिक्शन पॉलिसी, जिसमें बेसिकली हम लोग बहुत बताते हैं कि कोई भी डिस्प्यूट होगा, अब जैसे कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो वो हर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ऑल ओवर इंडिया नहीं भाग सकता ना, तो वो एक जुरिस्डिक्शन प्रोविजन डाल देता है कि कल कोई भी अगर डिस्प्यूट हुआ, कुछ भी इशू हुआ, तो हमारा जितना भी डिस्प्यूट होगा वो इस जुरिस्डिक्शन में रिजॉल्व होगा। जैसे लखनऊ जुरिस्डिक्शन में होगा तो लखनऊ के कोर्ट में रिजॉल्व होगा। उसके लिए हम लोग ना दिल्ली आएंगे, ना जम्मू आएंगे, ना श्रीनगर आएंगे। हम लोग स्पेसिफिकली इस जगह को डिफाइन कर दे रहे हैं, आप जो दूसरी पार्टी हो आपको इधर आना पड़ेगा। तो जनरली जो बिजनेसेस होते हैं वो ये चीज ध्यान रखते हुए, आप इवन कभी भी सामान खरीदते होगे, आपने अपने इनवॉइसेस के नीचे भी देखा होगा, एनी डिस्प्यूट विल बी द मैटर ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ लखनऊ और जुरिस्डिक्शन ऑफ दिल्ली, ऐसा आपने मेंशन किया सर हुआ देखा होगा। कभी भी आर्बिट्रेशन अगली बार आप पॉलिसी इनवॉइस, सर आर्बिट्रेशन पॉलिसी दोनों पार्टीज डिसाइड करती हैं या कोई एक पार्टी डिसाइड कर लेती है? नहीं देखो, आर्बिट्रेशन पॉलिसी जनरली कभी भी देखो, एग्रीमेंट में दोनों की कंसेंट और म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए, राइट? यानी यस दोनों सर। की पार्टी की कंसेंट होनी चाहिए। तो आर्बिट्रेशन का पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि जब आप आर्बिट्रेशन की बात कर रहे हो तो दोनों पार्टी चाहते हैं कि दोनों का दिक्कत ना हो, दोनों का मामला आराम से सुलझ जाए, तो आर्बिट्रेशन के लिए दोनों एग्री करते हैं। बट कि जुरिस्डिक्शन जो डिसाइड होता है वो दोनों में से दोनों पार्टी की कंसेंट से ही होगा, लेकिन ऑब्वियसली एक पार्टी अपने अपने आप को प्रायोरिटी देगा। ठीक है। सर आर्बिट्रेशन को पे कौन करेगा तब? आर्बिट्रेशन को पे करने के लिए अगर हम लोगों ने मेंशन नहीं किया है तो जिसके अगेंस्ट डिस्प्यूट है, जनरली ऐसा होता है कि जैसे आर्बिट्रेशन में फॉर एग्जांपल ए ने बी को कार बेचा, बी को कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसने आर्बिट्रेशन के लिए क्लेम किया, तो स्टार्टिंग में फीस जिसने क्लेम किया है बी ने वो देगा। लेकिन अगर जजमेंट में ऐसा निकलता है कि ए की गलती थी, तो वो चीज उसको कंपनसेट करने के लिए वो आर्बिट्रेटर रेफर कर सकता है कि आप इसको कंपनसेट करो जितना इधर फीस लगी है। ओके सर। ठीक, कोई डाउट है अभी? नो सर। सर एक बार आप फिर हाँ, से दे डाउट होता सकते है। हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया मैंने। क्या चीज? सर एक बार फिर से आप हाईलाइट दे सकते हैं, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। ओ, इस सिनेरियो में हम लोग ये वीडियो यूट्यूब पर डाल देंगे, आप उसमें देख लीजिएगा जो आपको पॉइंट छूटे। बाकी मैं आपको जस्ट में बता देता हूँ, क्योंकि इसमें हम लोगों ने एग्रीमेंट कैसे ड्राफ्ट करना है उस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझा है। तो अभी शुरू से शुरू करूंगा तो बाकी लोग बोर हो जाएंगे। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है। हाँ, हाँ तो यहाँ जी। पे देखो, बेसिकली आपने सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा है कि बेसिक इसेंशियल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने उन इसेंशियल्स को किस वे में कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया जाता है कि एक एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सके। ठीक है। उसमें उसकी लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ड्यूटीज, लीगल राइट्स, लीगल और म्यूचुअल कंसेंट, ये और पार्टीज की कॉम्पिटेंसी, सब कुछ ए टू जेड कैसे मेंशन किया जाता है, वो चीज आप आगे देखोगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओके सर। फिर आखिरी में, हाँ, फिर आखिरी में ये तो चीज आप लोगों ने मूवीज में भी देखी होगी, सिग्नेचर, जिसमें दोनों पार्टी को डिफाइन करता है कि अब जैसे कंपनी को हम लोग एक पर्सन, कंपनी अगर एक पार्टी है यहाँ पे तो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव और दूसरे पार्टी का जो पर्सन है वो दोनों साइन करते हैं अपना, और उनके साथ जो विटनेसेस हैं वो लोग साइन करते हैं। विटनेस कोई भी हो सकता है, बस कॉम्पिटेंट होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए, साउंड पर्सन होना चाहिए। वो लोग साइन करते हैं और उसके बाद एक वैलिड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। बट हाँ, इसके बाद एक स्टैंप ड्यूटी होता है कि हर एग्रीमेंट का अलग स्टैंप ड्यूटी होता है हर स्टेट वाइज। ठीक है। तो जैसे अगर आप सेल डीड की बात करो तो उसमें आप एक प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी देखोगे कि उस एक सेल डीड के हिसाब से कितने का स्टैंप उस पर लगेगा, कितने रुपए के स्टैंप पेपर पे हमें उसे प्रिंट करना है और उसको फिर कितने रुपए का नोटराइज करना है। तब उसके बाद एक प्रॉपर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर होता है। ठीक है। एक सेल डीड हो गई, पार्टनरशिप डीड हो गई, सबके अलग अलग स्टैंप ड्यूटी होते हैं। वो चीज आपको उनके प्रोविजन के हिसाब से देखना होता है और वो स्टेट वाइज डिफर करता है। सब स्टेट में सेम स्टैंप ड्यूटी नहीं होता, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। इस चीज के लिए जो स्पेसिफिक एक्ट है उसमें आप एड्रेस कर सकते हो, उसमें आप देख सकते हो कि कितने रुपए की स्टैंप ड्यूटी किस एग्रीमेंट में लगेगी। ओके। सर कौन ठीक सा है। एक्ट?
प्रथा है। इसका मैं आपको इसके एक्ट का ब्यौरा आपको मैं आपको भेज दूंगा, उसमें आप ताकि चेक कर सको। ठीक है, ओके सर। इसमें आपके पूरा ए टू जेड डिटेल होते हैं। मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मुझे व्हाट्सएप करने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरे स्माइली के साथ नीचे आ रहा है। कोई भी मुझे व्हाट्सएप करके इस एक्ट के लिए या ड्राफ्ट के लिए मुझे अप्रोच कर सकता है। ओके। ओके सर। और हाँ, जो सर्टिफिकेट आई रिक्वायर्ड है वो आपको, जो सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड है उसके लिए आपको जो डिटेल है वो आप वो एक एग्रीमेंट एग्रीमेंट अगर आपको ज्यादा काम करने का मन है, ज्यादा अच्छे से करने का मन है तो पार्टनरशिप डीड, नहीं तो अगर आपको सिंपली वर्क करना है तो एक सेल डीड। ये चीज बना के आपको मुझे सेंड करनी होगी ईमेल आईडी ले पे। लो। ईमेल आईडी आपको ऑफिशियली मिल सकती है इजीली। ओके। जबरदस्ती उसको ढूंढने का फाट के ले रखा है। फाटू कर भी चलो मैं बैठ गई। तो कुछ हो गए, तुम दूसरों के घर पे अपना हक जमा रहे हो, वो किराया दे रही है, उसका ही तो हक है। ओके, म्यूट कर लो बेटा। सर आपको अब कोई डाउट हो आप में से किसी को तो आप पूछ सकते हो। सर व्हाट हैपेंस इफ आर्बिट्रेशन फेल्स? इन दैट सिनेरियो ऑब्वियसली पार्टी के पास राइट है कि वो कोर्ट जा सकता है, क्योंकि कोर्ट जाना हर पार्टी का राइट है। इवन बट एक प्रायोरिटी कोर्ट, देखो कोर्ट पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग वो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कंसिडर करते हैं। प्रायोरिटी हमें उसको देनी होती है। बट हाँ, अगर आपको नहीं समझ, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो आपके पास तो हक राइट है ना आपको कि आप कोर्ट जा सकते हो। यस सर। और कोई डाउट? अच्छा, आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ी डिटेल दे दूं। जैसे आप आर्बिट्रेशन से सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है, तो हमेशा जब भी आर्बिट्रेशन होता है तो उसके बाद एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बन के मिलता है जिसमें दोनों पार्टी की कंसेंट, अगर वो अनसेटिस्फाइड है तो आप आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल भी जा सकते हो कि मेरे को जो ये डिसीजन आया है मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ठीक है, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है कि ट्रिब्यूनल चले जाओ कि उसमें जल्दी जल्दी काम होगा। बट है कि कई बार होता क्या है कि अगर आर्बिट्रेशन ऑर्डर जो आया है उसी को आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल इन्फोर्स करता है, बोलता है, क्योंकि ऑब्वियसली जिस इंसान ने, जिस आर्बिट्रेटर ने सुना है वो भी किसी रीजन से सुना है ना। अगर वो हर किसी को ऐसे ऑब्जेक्ट करने लगे तो ऐसे तो कोई सेटिस्फाई नहीं होगा। तो लोग जनरली इन्फोर्स उसी को करते हैं। बट अगर वो कोई किसी रीजन से उनको लगता है कि कोई इशू है इस ऑर्डर में तो वो उस चीज में ऑब्जेक्शन कर सकता है, कोई एक नया सेशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। ठीक है, या रेमेडी किसी वे की प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो आप कोर्ट जाने का राइट आपके पास रहता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सर वो वाला कौन सा होता है जिसमें दोनों पार्टीज मतलब खुद ही बैठ के अपने आप सेटल कर लेती हैं अगर कुछ उनको डिस्प्यूट वो होता है तो? नेगोशिएशन होता है, उसको नेगोशिएशन बोलते हैं। ओके। नेगोशिएशन में दोनों पार्टी साथ में बैठ के अपने अपने टर्म्स, अपने अपने इश्यूज बता देते हैं। अगर दोनों समझदार होते हैं तो बोलते हैं ठीक है भाई, तुम भी खुश रहो मैं भी खुश रहता हूँ, और एक स्पेसिफिक टर्म पे आ जाते हैं जिसमें दोनों लोग सेटिस्फाइड हो सके। नेगोशिएशन है तो उसमें लॉयर की जरूरत पड़ती है या फिर नहीं? नहीं देखो, मैं एक चीज बताता हूँ। देखो, लॉयर्स जो होते हैं वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अपनी पार्टी के, यानी इवन पार्टी आए ना आए अगर लॉयर आता है तो वो भी एक तरह से पार्टी की प्रेजेंस की तरह ही है। तो वो पार्टी के ऊपर है कि उसको लॉयर की नीड लग रही है। कई बार लॉयर की जगह लोग सीएस को बुला लेते हैं, सीए को बुला लेते हैं, डिपेंड करता है ना डिस्प्यूट किस टाइप का है। कई बार अपने एम्प्लॉयज को भेज देते हैं और लीगल रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं कि ये मेरी ओर से ये रिप्रेजेंट करेगा, है ना। ओके सर। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का डिस्प्यूट है और वो पार्टी के की वो अवेलेबिलिटी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, उन सब बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके वो चीज डिसीजन लिया जाता है। ओके सर। ओके, सर क्या था, जैसे कुछ हम कोई मैसेजेस आपको आर्बिट्रेशन रिजेक्ट कर रहे हैं, हाँ, सर जैसे क्या हम कोई चीज? आर्बिट्रेशन रिजेक्ट कर सर हम लोग जैसे आर्बिट्रेशन रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसका कोई टाइम पीरियड होता होगा ना? आई देखो, बेसिकली अगर कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन नहीं है, और अगर अब फॉर एग्जांपल मैंने आपसे सामान खरीदा, सेल डीड है तो सेल डीड तो एक ट्रांजेक्शन को लेके कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। तो वहां पे अगर आपने खरीद लिया और विद इन अ ईयर और 2 ईयर या जो एक रीजनेबल टाइम पीरियड है
उस टाइम पीरियड में अगर आपने क्लेम किया तो ऑब्वियसली आर्बिट्रेशन पे जा सकते हो। अब एक चीज होता है लैशेज, आपने पढ़ा होगा लीगल टर्म है लैशेज, इसका मतलब होता है कि आपने अनरीजनेबल बहुत डिले कर दिया है, आपके जो राइट्स थे आपने बहुत टाइम बाद क्लेम किए, तब आपको वो राइट नहीं मिल सकता। आपको रीजनेबल टाइम के अंदर वो उस चीज को क्लेम करना होता है, चाहे आर्बिट्रेशन के लिए बात हो या कॉन्ट्रैक्ट के लिए बात हो, अगर या कोर्ट केस के लिए बात हो, अगर विद इन अ टाइम आप उस चीज को क्लेम कर रहे हो तो वो आपका हक है। अगर टाइम आपने अनरीजनेबल डिले किया है तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। ओके सर। सर बट मतलब हम लोग आर्बिट्रेशन को चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में कि नहीं? देखो ऑब्वियसली कर सकते हो, ये आपका राइट है। अगर आप अनसेटिस्फाइड हो तो आप ऑब्वियसली चैलेंज करने का आपका राइट है। अब वो कोर्ट के ऊपर है कि वो उसको वो सुनती है कि नहीं, कोर्ट उस चीज को अंडरस्टैंड करती है कि नहीं, वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, लेकिन आपका राइट है कि आप उस चीज को क्लेम कर सकते हो। ओके सर। सर अगर जैसे हमने किसी रीजनेबल वजह की वजह से हम अपने राइट को नहीं कर पाए उस समय, तो फिर उस सेंस में क्या हो सकता है? और टाइम भी निकल। उस चीज में, हाँ नहीं, जैसे आप बहुत टाइम निकल गया तो पहली चीज, जैसे आप कोई क्लेम करो और उसमें बहुत डिले हो गया है, तो जब भी आपको कोर्ट में केस फाइल करते हो, एक बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है मजिस्ट्रेट या जज के आगे अपनी बात रखने की। उस टाइम पे वो आपसे एक बार पूछेंगे कि इतना डिले क्यों हुआ, तो अब आपको एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। और अगर कई बार जैसे इन केस अगर आपको लगता है टू बी अश्योर्ड, आप हाई कोर्ट से भी इससे रिलेटेड ऑर्डर्स या कोई रेलेवेंट प्रेसिडेंट जो पहले से जजमेंट इससे रिलेटेड आ रखी है, उस चीज को आप लेके आते हो। हाँ विशाल, आपने हैंड रेज किया है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो बता रहे थे कि एक एम्प्लॉयर का जब एक एम्प्लॉयर से जो एग्रीमेंट होता है, तो हमारे यहाँ एक हाँ मिनिमम सैलरी सिस्टम होता है, राइट? तो अगर उस एग्रीमेंट में हाँ। या फिर अगर मिनिमम सैलरी से कम है तो क्या वो इन्फोर्सेबल होता है या नहीं होता है? अब मैंने जैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट अभी हम लोग पढ़ रहे थे, सेक्शन 10 के अंदर हमने एक पॉइंट पढ़ा था, मस्ट नॉट बी वॉइड अंडर एनी लॉ, राइट? अगर अब वो मिनिमम वेज से कम में एग्रीमेंट है तो कहीं ना कहीं वो इलीगल ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव वैलिड नहीं रहा उसका। तो उस सिनेरियो में जो उसका वो ऑब्जेक्टिव इलीगल हो गया और वो वॉइड हो गया एक लॉ के अंदर, राइट? तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। वो एक वो वैलिडिटी पे उसके क्वेश्चन उठ जाएगा, है ना? यस सर। सर जो सैलरी होती है, जो मिनिमम वेजेस होते हैं। हाँ हेलो। एम आई ऑडिबल? हाँ ये ऑडिबल नाउ। जी। तो हाँ विशाल बताओ। मेरा क्वेश्चन ये है, जो भी अलग अलग के अंदर जो भी मिनिमम वेजेस जैसे होते हैं, क्या वो लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं हाँ या नहीं होते हैं? ऑब्वियसली होते हैं। लेबर्स एक्ट और कई सारे मूवमेंट्स हैं, कई ट्रिब्यूनल्स हैं जो इस चीज के लिए वर्क करती हैं कि जो बेसिक वो मिनिमम वेजेस एक लेबर को या एम्प्लॉय को प्रोवाइड होने चाहिए वो उससे ऊपर ही हो। उससे कम अगर प्रोवाइड होते हैं तो वो लोग क्लेम कर सकते हैं कि ये अनलॉफुल एक्ट हो रहा है। ठीक है। अब देखो सैलरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कई वे में होता है, जैसे एक डेली वेज का होता है, एक मंथली वेज का होता है, उस वे में मिनिमम वेज जो होता है वो उस चीज को हम लोग को, और वो भी रेगुलरली चेंज होता रहता है। तो जो एम्प्लॉयर होता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस चीज का ध्यान दे। ठीक है। और किसी वजह से अगर वो इस लॉ या पॉलिसीज को वॉयलेट कर रहे हैं तो वो इलीगल एक्ट होता है, तो वो उस चीज को क्लेम कर सकता है जो एम्प्लॉय है। वो चाहे तो इस चीज को रिपोर्ट कर दे, चाहे तो उनको लीगल नोटिस भेज के उनको एक ऑप्शन दे दे कि आप इस चीज को सुधार लो टाइम रहते। डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉय। ओके ओके, थैंक यू सर। और कोई डाउट? सर आर्बिट्रेशन के मतलब सर कोई लिमिटेशंस भी तो होते होंगे? बहुत सारे होते हैं। आर्बिट्रेशन में देखो पहली चीज है कि आपको एक आर्बिट्रल एग्रीमेंट होना जरूरी है। आर्बिट्रल एग्रीमेंट जो हम लोगों ने आर्बिट्रेशन प्रोविजन की बात की है यहाँ पे, वैसे ही उसी को आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग पहले ही सारे टर्म एंड कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम लोग उधर जाते हैं आर्बिट्रेटर के आगे, तो आर्बिट्रेटर का पॉइंट उस पर डिपेंड करता है। जब इसमें रिगार्डिंग एक आर्बिट्रेशन एक्ट है, उसको लेके हम लोग प्रॉपर इसमें कैसे आर्बिट्रेटर का सिलेक्शन होता है, क्या उसमें दोनों पार्टी की कंसेंट होनी चाहिए, किसी रीजन से अगर एक पार्टी अनसेटिस्फाइड है तो वो किस वे में वर्क करेगा,
ये सब चीजें प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है जिसको अगर हम लोग अगर डिस्कस करने चले लंबा टाइम जाएगा, तो उसके लिए हम लोग एक अलग मीटिंग रख लेंगे जिसमें हम लोग प्रॉपर आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि उसमें उसको उनको सिलेक्शन प्रोसेस से लेके एक आर्बिट्रेटर कैसे बनते हैं, आर्बिट्रेटर के तौर पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, क्योंकि आप लोग लॉ के स्टूडेंट्स हो, आपको फ्यूचर में ऑप्शन मिलेगा कि आप आर्बिट्रेटर भी बन सकते हो। कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे आप एज आर्बिट्रेटर भी एक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर आपको जाननी है तो हम लोग इसके लिए अलग से वेबिनार या कुछ हम लोग ऑर्गेनाइज कर लेंगे। ऋषिक, आप सेटिस्फाइड हो या और कोई डाउट? यस सर, यस सर। हाँ, यस सर यानी सेटिस्फाइड हो या यस सर और कुछ डाउट है? सर आर्बिट्रेशन में आपने सर एक रिजेक्शन बताया सर, उस एक कैंसिलेशन भी होता है, हाँ, तो दोनों में अंतर क्या है? रिजेक्शन देखो, रिजेक्शन का इस तरह से ले लो कि जैसे दोनों में से दोनों पार्टी हैं, वो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं और आप एक एग्रीमेंट में हैं, ठीक, उसमें आप आर्बिट्रेशन को लेके मेरे पास है। अब फॉर एग्जांपल किसी रीजन से मुझे आपका जो आर्बिट्रेशन पॉइंट आप उठा रहे हो, जो इशू उठा रहे हो, उस वो चीज मुझे रेलेवेंट नहीं लग रही, तो मैं उसको रिजेक्ट कर दे रहा हूँ कि नहीं, मुझे आर्बिट्रेशन नहीं चाहिए। ठीक है। और कैंसिलेशन एक होता है कि आर्बिट्रेशन प्रॉपरली हुआ लेकिन उसका जो ऑर्डर आया वो हमें रेलेवेंट नहीं लगा, तो हमने उसको सीधे सीधे बायकॉट कर दिया, हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, उसको कंसिडर नहीं किया। अब ये दोनों चीजें कोर्ट के थ्रू भी होती हैं। फॉर एग्जांपल कोर्ट के पास आप गए और आपने बोला कि आर्बिट्रेशन से जो हमें वो डिसीजन आया हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि इसका कोई ग्राउंड आप जो लेके आए हो वो वैलिड नहीं है। बट वहीं पे हो सकता है कि उनको वैलिड लग जाए, तो उस सिनेरियो में वो आर्बिट्रेशन जो पूरा प्रोसीजर हुआ, उसका जो ऑर्डर आया, उस चीज को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ओके सर। बाकी इसमें देखो, इसमें हम लोग एक प्रॉपर सेशन कर सकते हैं क्योंकि एडीआर आज के टाइम पे, आज के लॉज पे, फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को जितनी अच्छी नॉलेज होगी, क्योंकि जब आप कंपनीज या फर्म में वर्क करते हो, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है क्लाइंट को सेटिस्फाई करना, क्लाइंट को खुश करना, कि उसका कम से कम एक्सपेंस है बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो उस सिनेरियो के लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि आप लोगों को नॉलेज हो कि आउट ऑफ कोर्ट रेजोल्यूशन कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उसी में आजकल फ्यूचर उसी में है, क्योंकि कोर्ट बहुत टाइम लेता है ऑब्वियसली। सर आप एक एआई को भी कुछ हाँ, मतलब स्टार्ट करिए कि क्योंकि आजकल एआई काफी ज्यादा यूज हो गया है, इवन लॉ में भी जितने मतलब स्टूडेंट्स हैं न्यू, वो सब एआई का यूज कर रहे हैं, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है कि पता नहीं है क्या क्या यूज कर रहे हैं वो। हाँ, वो बात तो सही है। एआई को लेके देखो, कुछ चीजें जहाँ पे बेसिक आपकी स्किल्स मैटर करती है, जैसे अब एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने की बात है, कुछ लोग सीधे सीधे चैट जीपीटी से ड्राफ्ट करवा लेते हैं, कुछ लोग पिटीशन अपनी चैट जीपीटी से ड्राफ्ट करवा लेते हैं, बट उसका ड्रॉबैक भी बहुत सारे हैं। एक्चुअली ड्रॉबैक्स उसके ज्यादा हैं, क्योंकि उसका मेन रीजन ये हो जाता है क्योंकि एआई, जो एआई है वो ऑब्वियसली पूरी तरह से एक वो नॉलेज नहीं रखती प्रोफेशनल की। इवन आपने ध्यान दिया हो, कभी भी आप एग्रीमेंट या कोई पिटीशन उससे ड्राफ्ट करवाते हो तो उसमें नीचे लिख के आ जाता है कि आपको एक प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए। अब इस सिनेरियो में प्रोफेशनल हम लोग हैं, यानी आप और मैं जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, हम लोग प्रोफेशनल हैं। हम लोग जब उनसे ही एआई पे डिपेंड करते हैं तो उससे ड्रॉबैक क्या होता है कि हम लोग अपनी स्किल्स धीरे धीरे करके ड्रॉ करते जाते हैं। आप एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते हो, उसमें कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करने में बहुत स्किल लगता है, क्योंकि इसमें आपको अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करते हुए जितने टर्म एंड कंडीशन है प्रॉपरली डिफाइन करते हुए उसको एक अच्छा एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना होता है। वहीं पे एक चैट जीपीटी या कोई भी एआई उसको जब ड्राफ्ट करता है, बहुत समराइज वे में बेसिक फैक्टर्स को लेते हुए ड्राफ्ट कर देता है। बट ठीक है, हाँ, हम लोग अपना काम सिंपल करने के लिए ये कर सकते हैं कि हम लोग उधर से कुछ इंस्पिरेशन लेके अपने वर्क पे इंक्लूड करें, जिससे हमारी स्किल्स भी यूज होती रहे और हम लोग का टाइम भी बचे, क्योंकि धीरे धीरे करके कंपटीशन बढ़ रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि हमें अपना टाइम को भी सही जगह इन्वेस्ट करके चलना है। यस, इस तो एआई हमको उस चीज में बहुत सपोर्ट मतलब करता है। एआई की तरफ काफी लोग जा रहे हैं इस वजह से, इवन लॉ स्टूडेंट्स भी। एआई को फ्यूचर फ्यूचर तो एआई है ही, वो फैक्ट है कि एआई जैसे जैसे करके आएगा हम लोग उस पर डिपेंड होते जाएंगे, बट ये भी जरूरी है कि हम लोग को अपनी स्किल्स भी मेंटेन रखनी है। अब फॉर एग्जांपल एआई बेसिकली, जब चैट जीपीटी नया नया आया था, कंटेंट राइटर्स की ऑलमोस्ट जॉब चली गई थी, बट अब वो ऑलमोस्ट आई थिंक 2 या 3 साल हो रहे हैं, अब लोगों को कंटेंट राइटर्स की दोबारा जरूरत पड़ रही है, क्योंकि चैट जीपीटी जो कंटेंट लिखता है वो घुमा फिरा के लोगों को समझ में आ जाता है कि ये एआई से लिखाया गया है।
उसमें कोई इनोवेशन नहीं होता, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होती है। वो सब चीजें आपको एक प्रॉपर ऑथर से या हम लोग को मिल जाती है, कंटेंट राइटर से या ऑथर से। सेम गोज फॉर एग्रीमेंट्स, क्योंकि जब आप एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करो, आप अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को ध्यान रख के काम करोगे। आप चैट जीपीटी या किसी भी अलग एआई में भी कितना भी आप इनपुट दे दो, बट पॉइंट है वो आपके क्लाइंट की इंटरेस्ट को नहीं ध्यान रख पाएगा। उसका काम है काम करना, वो बेसिकली अपना काम करके दे देगा। और उसमें भी प्रॉपरली जो बेसिक प्रिंसिपल्स हमें ध्यान रखने होते हैं एग्रीमेंट वो ड्राफ्ट करते हुए, वो प्रिंसिपल्स हम लोग नहीं, वो चैट जीपीटी ना जानता है ना देख पाएगा। हो सकता है फ्यूचर में वो बेटर हो उस चीज में, फिलहाल तो अभी इस चीज में वो पीछे वो रह जाता है। ओके, और कोई डाउट? नो सर। तो आप में से किसी को भी अगर कोई डाउट होता है, कोई चीज समझ नहीं आती है, अभी आप ड्राफ्ट करने बैठे हो, क्योंकि अभी आपने सिर्फ सुना है, अभी आपने सुना और अगर लिखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मोस्टली आपने सिर्फ सुना है। तो उस सिनेरियो में अगर आपको ड्राफ्ट करते हुए कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। पॉसिबली होता क्या है कि कई बार बहुत सारे मैसेज आते हैं तो मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाता है, तो मैं ग्रुप में वो चीज क्लियर कर दूंगा, जो मोस्टली इश्यूज होंगी ग्रुप में क्लियर कर दूंगा। नहीं तो आप लोग मुझे एक दो बार पिंग और कर देना, ऐसा कोई इशू नहीं है, मेरा ध्यान नहीं गया तो दो तीन बार में चला ही जाता है। ठीक है? सर जो हम ओके ड्राफ्ट सर। करेंगे, सर उसको हम मतलब लैपटॉप पर ही ड्राफ्ट करें या फिर नॉर्मली पेन से भी लिख सकते आपको अगर आप नहीं देखो, ये बेसिक आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको लग रहा है आप लैपटॉप से नहीं तो आप हाथ से कॉपी में लिख के हैं? दे ओके दो। सर। वैसे इतना लिख लोगे वो भी बड़ी बात है, वरना मुझसे तो लिखने में आजकल हाथ दुख जाता है, आजकल टाइपिंग करने की आदत हो गई है मोस्टली सर लोग को। एक्चुअली मेरा बट अगर ज्यादातर आप रिटर्न वर्क होता है क्योंकि मैं बाकी चीजों में भी इन्वॉल्व हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा राइटिंग की आदत है। दैट्स गुड, फिर आप लिख के दे दीजिएगा, ओके कोई सर। इशू नहीं। ओके, तो फिर मीटिंग खत्म करते हैं। कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ सकते हो आप लोग, नहीं तो आप वैसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सर ये जो हम लोग ड्राफ्ट आपको भेजेंगे ये सर ये ग्रुप पे दे दें या फिर आपको पर्सनली या ईमेल पे सेंड करें? वैसे ईमेल पे सेंड करना ज्यादा सही रहेगा तब, क्योंकि मेरे को सबका ईमेल आईडी भी वो किस ईमेल से आ रहे हैं उस पर्सन का नाम भी मालूम चलता जाएगा, तो मैं फीडबैक भी ज्यादा बेटर दे पाऊंगा। और ईमेल में मुझे हर एक चीज क्लियरली समझ में आएगी। व्हाट्सएप में एक्चुअली वो पीछे होता जाता है और उसमें मेरे को ऑब्वियसली क्लाइंट्स को प्रायोरिटी देनी पड़ती है व्हाट्सएप पे। मेल में मैं देख देख के आपको रिप्लाई करता रहूंगा, जैसा होगा उसमें जो फीडबैक होगा आपको मेल कर दूंगा। सर प्लीज एक हम लोगों को एग्जाम्पल दे दीजिएगा कि ये ड्राफ्ट जो है। हाँ, वो मैं आपको ग्रुप में एक नहीं तो सेल डीड, पार्टनरशिप डीड, एमओयू, इन सब के फॉर्मेट्स दे दूंगा। ठीक है? क्योंकि आप लोगों को फॉर्मेट भी मिलता रहे, लेकिन बात है आपको खुद लिखता है, जो एक ड्राफ्ट आप खुद करोगे उससे आपको खुद समझ में आएगा कि उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान देने होते हैं। ऐसे देखो आजकल लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे फॉर्मेट उठाते हैं, एडिटिंग कर देते हैं। बट मैंने क्या बोला कि जब आप एक कंपनी के लिए वर्क कर रहे हो, एक पार्टनरशिप फर्म में वर्क कर रहे हो, तब आपको ये बहुत जरूरी है कि आपको ये पता हो कि आपके वो जो क्लाइंट है उसका इंटरेस्ट आपके एक कॉन्ट्रैक्ट में दिखे। तो उस चीज के लिए हम लोग अगर उस चीज को प्रॉपरली ड्राफ्ट करते हैं तो हम लोग पहले से आपकी स्किल अच्छी होती रहेगी और आप अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट पे वर्क कर पाओगे। वरना अगर आप लोग सिर्फ फॉर्मेट में एडिटिंग करोगे तो आपको फ्यूचर में, क्योंकि देखो आपकी जॉब लग जाएगी, बट जब वो आपका काम देखेंगे तो लोग खुद सोचेंगे कि यार ये काम थोड़ा वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, हमारे समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए स्किल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक फैक्ट है हम लोग लीगल प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग को उस चीज को ध्यान रख के चलना है। राइट? हम लोग सिर्फ फॉर्मेट को उठा के गूगल से फॉर्मेट उठा के या फिर चैट जीपीटी से करवा के हम लोग उसमें में अगर चलेंगे तो वो तो भाई कोई भी कर सकता है। राइट? हम लोगों को अपना स्किल उसमें मेंटेन रखना है। आगे जाके आप लोग कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे, उन सब जगहों पे आपकी स्किल बहुत आपकी हेल्प करेगी ग्रो करने में। बाकी और कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। ओके, फिर कोई डाउट है तो आप मुझे भेजिए, कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।